नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये लेक्चर एक इंट्रोडक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने के लिए एक मॉडल का इस्तेमाल मैं हमेशा ही करता रहा हूं और उस मॉडल को मैंने नाम दिया है IW मॉडल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आए 1872 के इस एक्ट नंबर 9 को डिस्कस करना शुरू करें, इसके पहले यह भी जानना जरूरी है कि आखिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के आने के पहले की स्थिति क्या थी। तो अगर 1872 के पहले की कंडीशन को देखें हम, तो 1781 के पहले, बिफोर 1781, कोई यूनिफॉर्म लॉ कॉन्ट्रैक्ट का नहीं हुआ करता था। इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफॉर्म तरीके से भारत में लागू किया जाता था। 1726 के रॉयल चार्टर के जरिए, 1726 में रॉयल चार्टर के जरिए 3 जगहों पर मेयर कोर्ट्स की स्थापना की जाती है, बॉम्बे में, कोलकाता में, कलकत्ता में और मद्रास में, और बाकी जगहों पे मुफस्सिल कोर्ट्स काम कर रही थी। मेयर कोर्ट्स जो कि बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में काम कर रही थी, इन मेयर कोर्ट्स में इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ही लागू किया जा रहा था। लेकिन बाकी जो मुफस्सिल कोर्ट्स काम कर रही थी, वहां पर इक्विटी, जस्ट और गुड कॉन्सेंस के प्रिंसिपल्स को एक्टिवेट किया जा रहा था, उनको वो फॉलो करती थी। अब 1781 की बात आती है, 1781 और 1797। 1781 में कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट और 1797 में बॉम्बे और चेन्नई की सुप्रीम कोर्ट, ध्यान दीजिएगा उस समय वो सुप्रीम कोर्ट के रूप में थी। तो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास की सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर्ड किया गया कि वो सक्सेशन के मैटर को लेकर के, लैंड रिलेटेड इश्यूज को लेकर के और पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट्स के जो भी इशू आएंगे, अगर वो पार्टीज दोनों की दोनों हिंदू हैं तो उसमें हिंदू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई किया जाए। अगर दोनों पार्टीज मोहम्मडन हैं तो उसमें मोहम्मडन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई किया जाए। और अगर कहीं हिंदू वर्सेस मुस्लिम या मुस्लिम वर्सेस हिंदू का प्रश्न है, विवाद है, मुकदमा है, तब वहां पर डिफेंडेंट के रिलीजन को बेस करते हुए, अगर डिफेंडेंट हिंदू होगा तो हिंदू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करें, अगर डिफेंडेंट मुस्लिम होगा तो मुस्लिम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई की जाने की बात की गई। ये सारे प्रोविजंस, ये सारी विधि व्यवस्थाएं कर क्या रही थी? परेशानी का सबब बन रही थी। क्यों परेशानी का सबब? इसलिए बन रही थी कि लॉ का जो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि लॉ की एक यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए, वो लागू नहीं हो रही थी। और इन सारी परेशानियों को हल करने के लिए 1872 में एक्ट आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक्ट का नंबर है नंबर 9 ऑफ 1872। डेट ऑफ एनफोर्समेंट होती है 1 सितंबर 1872 को। अगर हम पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखें तो ये 238 सेक्शंस का एक एक्ट है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 में अगर बात करें तो जनरल प्रिंसिपल्स आते हैं, और जनरल प्रिंसिपल सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज से शुरू होकर के सेक्शन 75 तक क्वांटम मेरियट के प्रिंसिपल तक डिस्कस किए जाते हैं। अब अगर सेक्शन नंबर 76 से 123 की बात करें तो वो रिपील कर दिए गए हैं। और अगर उसके बाद देखें तो उसके बाद इंडेमिनिटी के स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है सेक्शन 124, 25, 126 से लेकर के 147 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करेगा। जनरली कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टीज के बीच में किए जाते हैं, एक एग्रीमेंट 2 पार्टीज के बीच में जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कही जाती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में, गारंटी के संविदा में 3 पक्षकार होते हैं। देयर आर 3 पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। वहां 2 पार्टी नहीं होंगे, वहां 3 पार्टी होंगे।
अब 148 से लेकर के 171 तक को जो सेक्शन डिस्कस करेंगे उसे कहा जाता है बेलमेंट, और 172 से लेकर 181 तक के सेक्शन डिस्कस करते हुए आएगा प्लेज। प्लेज का मतलब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आपने सिक्योरिटी के रूप में दी है, आइदर लोन के लिए या अपनी किसी वादे को पूरा करने के लिए एज ए सिक्योरिटी जब आप किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को देते हैं तो वो कहा जाता है प्लेज। और 182 से लेकर के सेक्शन नंबर 238 तक के प्रोविजन डिस्कस करेंगे एजेंसी को लेकर। सबसे पहले आते हैं अपने आई लव यू मॉडल को लेकर। आई लव यू मॉडल को स्टार्ट करें। इस मॉडल के जरिए आपको कॉन्सेप्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने के लिए मैं इस मॉडल का इस्तेमाल कर रहा हूं। पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं कि यह पूरा मॉडल सिर्फ और सिर्फ मैंने कॉन्ट्रैक्ट को समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। कृपा करके इसे दिल से मत लीजिएगा और इसे बहुत ज्यादा सीरियसली मत होकर के समझिएगा कि यह कहीं आम तरीके से पाए जाने वाले आई लव यू को समझाने की कोशिश है। इसका कारण यह है कि जब बच्चा इंटरमीडिएट पास करके या ग्रेजुएशन करके लॉ की दुनिया में आता है तो सबसे बड़ा प्रश्न जो खड़ा होता है किसी टीचर के सामने वो ये होता है कि लॉ के बेसिक टेनेट्स को कितनी आसानी से, कितने बेहतरीन तरीके से इनके दिमाग में फिट कर दिया जाए। और वो होता यूथ है, और यूथ को समझाने का अगर सबसे बेस्ट मेथड कोई है तो वो ये है कि आप यूथ को कहिए आई लव यू। ये उनका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है, और इसी पसंदीदा सब्जेक्ट को मैं उठाता हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझाने के लिए। अब आते हैं अपने आई लव यू मॉडल के ऊपर, और इसके ऊपर मैं आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एनलार्ज करके आपके सामने रख देता हूं। अब देखिए, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए एक मेल है और बी एक फीमेल। ए जो है, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत प्रपोजल से होती है। सेक्शन 2A प्रपोजल की बात करता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी बात को करने के लिए या नहीं करने की अपनी इच्छा को दूसरे व्यक्ति को जाहिर करता है और उसके पीछे उसका इंटेंशन होता है कि दूसरा व्यक्ति अपनी एसेंट प्रोवाइड करे, तो हम इसे प्रपोजल कहते हैं। अब यहां देखें, ए दिल ही दिल में बी को काफी पसंद करते हैं, और करते क्या है कि सामने से कहने की हिम्मत नहीं होती तो एक पत्र लिख देते हैं, और पत्र लिख करके डाक में डाल देते हैं। तो प्रपोजल क्या है? प्रपोजल का मतलब है ए के द्वारा कुछ करने या नहीं करने। यहां पर क्या कहा जा रहा है? कुछ करने। कुछ करने का मतलब टू प्रोवाइड लव एंड अफेक्शन टू बी, और इस इंटेंशन का अपना पत्र ए जो है वो डाक में डाल देते हैं। अब पहला प्रश्न यहीं से शुरू होता है कि इन्होंने मान लिया कि आज आपकी 19 जुलाई 2020 है। इन्होंने आज के दिन डाक में अपना लेटर डाल दिया। अब आखिर इस प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब पूरा होगा? तो देखिए, प्रपोजल का कम्युनिकेशन तब पूरा होता है जब उस आदमी को पता चल जाए जिसके लिए वो किया गया है। अगर उस आदमी को पता ही ना चले, अगर आप दिल ही दिल में मोहब्बत पाले रहें, तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। वैसे भी इस देश में करोड़ों युवा जो हैं ऐसे रहे जिन्होंने ऐश्वर्या राय से रातों दिन मोहब्बत की। तो इसका मतलब कि प्रपोजल का उस व्यक्ति के नॉलेज में आना बहुत जरूरी है जिसके लिए आपने प्रपोज किया है, आपने प्रपोजल किया है। अब देखें, अब सेक्शन 3 से लेके आगे की ओर मूव कर रहा हूं कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन तब पूरा हो जाएगा जब वो उस व्यक्ति को पता चल जाए जिसके लिए प्रपोजल किया गया। तो प्रपोजल का ये लेटर 19 को इन्होंने छोड़ा और इस फीमेल को मिलता है 24 जुलाई 2020 को। तो 24 जुलाई 2020 को ए का प्रपोजल आई लव यू वाला पूरा हो गया। अब बी के साइड से सेक्शन 2B कहता है कि अगर बी ने अपनी एसेंट प्रोवाइड कर दी, अगर बी ने अपनी एसेंट प्रोवाइड कर दी तो क्या होगा? एसेंट प्रोवाइड करने के बाद ये प्रपोजल जो होगा
वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट मान लिया जाएगा, और एक्सेप्टेंस जैसे ही प्रपोजल के साथ जुड़ेगी अब वो प्रॉमिस का रूप ले लेगी, अब वो एक वादा हो जाएगा। और ये वादा करने वाला यहां पर अब प्रपोजल करने वाला न होकर प्रॉमिसर कहा जाएगा, और बी को हम यहां प्रॉमिसी के रूप में ट्रीट करेंगे। मान लेते हैं कि ये 26 जुलाई को इन्होंने अपना यस लिखा हुआ लेटर, ओके लिखा हुआ लेटर इन्होंने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। अब देखें, पोस्ट बॉक्स में इन्होंने डाल दिया। अब यहां जरा थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ लीजिए। ए ने अपना प्रपोजल दिया 19 जुलाई 2020 को, प्रपोजल मिला बी को 24 जुलाई 2020 को। 24 जुलाई को प्रपोजल का कम्युनिकेशन पूरा हो गया। 26 जुलाई 2020 को जब बी अपना कंसेंट लेटर पोस्ट बॉक्स में डाल देती है, मतलब अपनी कैपेसिटी के बाहर कर देती है उस लेटर को, तब फिर क्या होगा? रिजल्ट यहां यह होगा कि इस तारीख को 26/7/20 को ए विल बाउंड बाय हिज प्रॉमिस। अब ए जो है वो अपने वादे से मुकर नहीं सकते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि 26 जुलाई 2020 के पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ए को एक मौका दे रही है। वो मौका ये दे रही है कि वो चाहे तो रिवोकेट कर सकते हैं अपना प्रपोजल। अब मान लीजिए कि बी की कोई सिस्टर है जो उस समय तक ए ने देखी नहीं थी, बाद में ए ने उसको देखा और वो पसंद आ गई, तो ए के पास मौका है कि 26 जुलाई 2020 के दिन, जब तक वो लेटर पोस्ट बॉक्स में नहीं डाला गया है, उसके पहले वो अपना प्रपोजल रिवोकेट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये यस लिखा हुआ प्रपोजल डाक में डाल दिया गया, ये एक्सेप्टेंस प्रपोजल के खिलाफ लागू हो जाएगा। ए विल बाउंड, ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बी भी बाउंड हो जाएगी, बी अभी बाउंड नहीं हो रही है। ये एक्सेप्टेंस का लेटर 31 जुलाई 2020 को रीच कर जाता है ए को। अब 31 जुलाई 2020 को बी विल बाउंड, अब बी भी बाउंड हो जाएगी अपने प्रॉमिस से जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका एक और इनर मतलब कि बी के पास भी मौका है अपनी कंसेंट को, अपनी एसेंट को वापस लेने का, रिवोकेट करने का। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लॉ कहता है कि जब आपने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, अब उस एक्सेप्ट किए हुए प्रपोजल को आप रिवोकेट नहीं कर सकते हैं। वहां एंसन इस्तेमाल करते हैं कि जब आपने बारूद के ढेर पर माचिस की तीली लगा दी है, तो अब आप होने वाले विस्फोट को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों पार्टीज को बराबर का मौका देती है। अगर वो प्रपोजल को मौका दे रही है कि लेटर के डाक में डालने के पहले तक आप अपना प्रपोजल रिवोकेट कर सकते हैं, तो वो एक्सेप्टर को भी मौका दे रही है कि आपका ये एक्सेप्टेंस का लेटर जब तक प्रपोजल को नहीं मिल जाता है, जब तक वो प्रपोजल को नहीं मिल जाता, उस समय तक आप रिवोकेट कर सकते हैं। शुरुआत ही मैंने टेक्निकल तरीके से की है ताकि यहीं पर आपको ये कॉन्सेप्ट, प्रपोजल कब पूरा होगा, कम्युनिकेशन कब पूरा होगा, प्रपोजल का रिवोकेशन कैसे होगा, एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कैसे होगा, एक एग्जांपल में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब पूरा होगा? 24 जुलाई को, जब ए का लिखा हुआ आई लव यू का लेटर बी को मिल जाए। अब इन्होंने एक्सेप्ट किया 26 जुलाई को। 26 जुलाई को इन्होंने अपना लेटर पोस्ट बॉक्स में डाला। जैसे ही इन्होंने पोस्ट बॉक्स में डाला, अब ए बाउंड हो जाएंगे अपने किए प्रॉमिस से। अब वो उसके पहले तक रिवोकेट कर सकते थे, अब रिवोकेट नहीं कर पाएंगे। अब ये लेटर 31 जुलाई 2020 को बी को मिल जाता है।
अब यहां पर बी भी बाउंड हो जाएंगी अपने प्रॉमिस से। अब बी अपने एक्सेप्टेंस को रिवोकेट नहीं कर पाएंगी। तो यहां हमने देखा कि प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है और कैसे ये रिवोकेट होता है। अब समझते हैं इस आई लव यू मॉडल में पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, कि कॉन्ट्रैक्ट कहते किसे हैं और कैसे वो पूरा करता है आई लव यू मॉडल को। देखिए, इस एग्जांपल में मैंने आपके सामने रखा कि ए ने अपनी ओर से सबसे पहले किया प्रपोजल, इस प्रपोजल के ऊपर प्लस आ गया, एक्सेप्टेंस आ गई बी के साइड से। ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलकर बन जाते हैं प्रॉमिस। अब इस प्रॉमिस के साथ जुड़ेगा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या? आखिर आप ये एग्रीमेंट कर क्यों रहे हैं? आखिर इस एग्रीमेंट के पीछे का मेन, फॉर एग्जांपल आप घर बेच रहे हैं, क्या कंसिडरेशन है? पैसे मिलने वाले हैं। आप किसी को पढ़ा रहे हैं, क्या कंसिडरेशन है? फीस मिलने को है। तो कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट विल बी वॉइड। बिना कंसिडरेशन के किया जाने वाला एग्रीमेंट वॉइड होगा, शून्य होगा। उसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सेक्शन 25 जब आएंगे तो वहां पर आएगा एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। उसके 3 एक्सेप्शंस आपके सामने रखे जाएंगे। लेकिन वहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग केसेस आएंगी राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी की। जब सेक्शन 25 पे आएंगे तो उसे विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो प्रॉमिस के साथ जुड़ेगा कंसिडरेशन। अब आप कहेंगे कि आखिर इस आई लव यू में क्या कंसिडरेशन है भाई साहब, थोड़ा दिमाग से सोचिए। इन्होंने कहा आई लव यू मीन्स आई प्रोवाइड लव एंड अफेक्शन टू यू। ये बी के लिए कंसिडरेशन है। तो बी ने जैसे ही एक्सेप्ट किया, इसका एक और मतलब आ गया कि अब बी के साइड से भी सेम कंसिडरेशन है कि आई ऑल्सो। और इस कंसिडरेशन में एक और इनहेरेंट मीनिंग छिपी हुई है कि आई प्रोवाइड यू लव एंड अफेक्शन बट नॉट टू समवन एल्स। ये सिर्फ आपके लिए है, आपके अलावा किसी के लिए नहीं है। तो अगर इसे हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी कह सकते हैं, जब दोनों ओर के प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम करती हैं, तो उसे हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी कहते हैं। आ जाते हैं, प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिल करके बन जाते हैं एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट के साथ जोड़नी होती है इन्फोर्सबिलिटी। कोई भी एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर लड़के ने, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, वो इमैटेरियल है, उसको लेकर ज्यादा सीरियस ना हो। कहता है कि ए ने प्रपोज किया, ये उसके साइड का प्रपोजल है, बी के नॉलेज में आ गया, कम्युनिकेशन पूरा हो गया। बी ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। बी ने जैसे ही एक्सेप्ट किया, ये बन गई प्रॉमिस। अब इस प्रॉमिस के साथ जुड़ेगा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जैसे ही जुड़ेगा, ये बन जाएगा एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के साथ जुड़ेगी इन्फोर्सिबिलिटी, तो ये बन जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। और यहीं से शुरुआत हो जाएगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, सेक्शन 10 की, जो कहेगा कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो समझता हूं कि यहां तक आप क्लियर होंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आई लव यू मॉडल में फीड करके देखिए। किसी न किसी साइड से प्रपोजल चलता है, अगले के पास ऑप्शन होते हैं, 2 ही ऑप्शन है। अब आप कह सकते हैं कि इस लड़की के पास ऑप्शन है कि वो डिनाई कर दे, कर सकती है डिनाई। अगर वो डिनाई कर देंगी तो अगर कोई प्रपोजल जो एक्सेप्ट किया ही नहीं जाएगा वो फ्यूटाइल हो जाएगा, वहां कोई एग्रीमेंट, कोई प्रॉमिस नहीं बनेगी। जब प्रॉमिस ही नहीं बनेगी तो कंसिडरेशन का सवाल ही नहीं, और फिर एग्रीमेंट ही नहीं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। तो मतलब कोई भी प्रपोजल का एक्सेप्ट होना जरूरी, एक्सेप्ट हुआ बना प्रॉमिस, प्रॉमिस बनते ही प्रपोजल करने वाला बन गया प्रॉमिसर, और जिसको किया गया वो बन गया या बन गई प्रॉमिसिंग। अब
इसके साथ आएगा कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जुड़ा प्रॉमिस के साथ, ये बन गए एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के साथ जुड़ गई इन्फोर्सिबिलिटी, बन गया कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से क्या क्या एसेंशियलिटीज को प्रोवाइड करता है, डिस्कस करता है। अब अगर हम देखें इसी सेम एग्जांपल में, इसी आई लव यू मॉडल में, अब देखिए कैसे सेक्शन 10 एक्सप्लेन करता है। सेक्शन 10 को अगर हम यहां उठाएं तो वो सबसे पहले कहता है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। वो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं जहां पार्टीज कंपिटेंट हैं, किस सेक्शन में बताए गए हैं, सेक्शन नंबर 11 और 12 में बताए गए हैं। अब इसके बाद दूसरा सेक्शन आ जाता है जिसको कहते हैं फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट डिस्कस किया गया है, कंसेंट डिस्कस किया गया है सेक्शन नंबर 13 में। और सेक्शन 14 कहता है कि पहले तो समझिए कंसेंट क्या है। दो लोग एक बात को एक ही जैसा समझते हैं तो उसे कंसेंट कहा जाता है। लड़के ने लड़की को कहा आई लव यू, दूसरे वाली लड़की ने भी यही समझा कि वो बंदा मुझसे मोहब्बत कर रहा है, तो यहां दो बंदे एक चीज को एक ही जैसा समझ रहे हैं, इसे कहा गया कंसेंट। और सेक्शन 14 कहता है कि कंसेंट, फ्री कंसेंट तब होगी जब वो सेक्शन 15 में कोएर्शन ना हो, सेक्शन 16 में अनडू इन्फ्लुएंस ना हो, सेक्शन 17 में फ्रॉड से ना ली गई हो, सेक्शन 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, सेक्शन 20 से 22 में मिस्टेक ना हो। अब मिस्टेक में दो पार्टीज की मिस्टेक आएंगी, सिंगल पार्टी की मिस्टेक आएगी। अगर दोनों पार्टी फैक्ट के मैटर पे मिस्टेक करेंगे तो उन्हें बचाव मिलेगा। अब वहां पर सेक्शन 20 ये कह देगा कि वो एग्रीमेंट एक तरीके से वॉइड हो जाएंगे। लेकिन अगर सिंगल पार्टी की मिस्टेक होगी तो सेक्शन 22 कहता है कि सिंगल पार्टी की मिस्टेक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वहां मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। फिर बात उठेगी इंडियन लॉ की मिस्टेक का क्या रिजल्ट होगा और फॉरेन लॉ के मिस्टेक का क्या रिजल्ट होगा। नेक्स्ट जो एसेंशियल आते हैं वो आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट का। लॉफुल ऑब्जेक्ट का लॉफुल ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया गया सेक्शन 23-24 में। यहीं पर लॉफुल कंसिडरेशन भी लिख लीजिए। लॉफुल कंसिडरेशन को भी डिस्कस किया गया सेक्शन 23-24 में। और लास्ट का जो इंग्रेडिएंट है वो कहता है नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। यहां पर सेक्शन आते हैं सेक्शन नंबर 25 से सेक्शन नंबर 30। अब सेक्शन 25 को कहें अगर तो सेक्शन 25 कहता है विदाउट कंसिडरेशन। कोई भी एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन है वो वॉइड होंगे। अगर सेक्शन 26 को कहें तो जो रिस्ट्रेंट लगाएंगे, रिस्ट्रेंट ओवर मैरिज। देखिए एक और अपनी इंडियन सोसाइटी की एक और स्पेसिफिक चीज आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। हमारे यहां बच्चों को पूरी स्वतंत्रता है एक दूसरे के साथ रहने की, एक दूसरे के साथ खाने की, एक दूसरे के साथ जिंदगी को एंजॉय करने की। लेकिन जैसे ही ये बच्चे ये कहते हैं कि हम एक दूसरे को लाइफ पार्टनर के रूप में चाहते हैं, वैसे ही मां की, बाप की, मरे हुए ताऊ की, जमाने भर के लोगों की इज्जत की दुकानें खुल जाती हैं। और वहां पर सबसे पहले जो प्ली लिया जाता है, उस प्ली को समझिए। सबसे पहले मां बाप रिश्तेदारों की ओर से प्ली लिया जाता है कि तुम इस लड़के या लड़की को छोड़कर दुनिया में जिससे कहोगे उससे शादी करा दे। तो ऐसे लोगों के लिए जवाब है सेक्शन नंबर 26। अगर पार्टीज मेजर हैं, अगर उस एग्रीमेंट की पार्टी मेजर है, तो किसी मेजर पर्सन को आप अगर मैरिज से रिस्ट्रेंट करने का कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, चाहे वो रिस्ट्रेंट करने वाला एग्रीमेंट पार्शियल हो या एब्सोल्यूट हो,
पार्शियल मींस अमुक से शादी नहीं करेंगे, और एब्सोल्यूट का मतलब किसी से शादी नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई आपने एग्रीमेंट कर रखा है तो वो या कर रहे हैं तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा, उस एग्रीमेंट का लॉ की नजर में कोई वैल्यू नहीं है। सेक्शन 27 कहता है कि रिस्ट्रेंट ओवर बिजनेस को लेकर के, अगर ए बी को रोकता है कि तुम इस इलाके में 2 किलोमीटर तक 1 किलोमीटर तक या यहां पर जो है जनरल स्टोर की दुकान नहीं खोलोगे, प्रोविजन स्टोर की दुकान नहीं खोलोगे, सेम तरीके का बिजनेस नहीं करोगे, ये सारे एग्रीमेंट सेक्शन 27 में वॉइड है। सेक्शन 28 कहता है कि अगर आप रिस्ट्रेंट लगाते हैं किसके ऊपर, कि आप लीगल रेमेडी इस्तेमाल करने के लिए कोर्ट का या आर्बिट्रेशन का सहारा नहीं लेंगे, वो भी सेक्शन 28 में वॉइड है। सेक्शन 29 कहता है कि जब अनसर्टेन हो, कोई चीज जो अनसर्टेन होगी वो वॉइड होगी। अनसर्टेन किसे कहते हैं? अनसर्टेन कहने का मतलब है ए ने बी को कहा अगर तुम्हारा घोड़ा मेरे लिए लकी साबित हुआ मैं तुम्हें 5,000 रुपए और दूंगा। अब बात उठता है कि लकी साबित होगा या नहीं, इसको कैसे फिक्स करेंगे? तो ये एक अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी के किए हुए करार शून्य है। और सेक्शन 30 कहता है कि अगर वेजरिंग है, कहीं भी कोई वेजरिंग किया गया है तो वेजरिंग के तौर पे किए गए करार शून्य है, पद्म के तौर पर किए गए करार शून्य है और वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड। वेजरिंग को समझिए। वेजरिंग का मतलब है जैसा हम लोग अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में बाजी लगाते हैं। गांधी जी भाई साहब कब पैदा हुए थे सबको पता है, 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। लेकिन अगर जरा ये पूछ लीजिए गांधी जी के जन्म का साल कौन सा था, तो गांधी जी के ईयर ऑफ बर्थ को लेकर के कंफ्यूजन हो जाएगा। अब वहां पर अक्सर आप देखिए भारतीय सबसे ज्यादा बाजी लगाते हैं, अगर मैं जीता तो 500, अगर तू जीता तो 500। यहां क्या है, ये सारे एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट को पकड़ने का तरीका समझ लीजिए, जहां दोनों पार्टीज को जीतने और हारने का 50-50% चांस है वो एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट कहे जाएंगे। अगर सिर्फ एक ही पार्टी जीत सकती है, एक ही पार्टी हारेगी, तो कलिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की केस लेके आएंगे और वहां डिस्कस करेंगे कि वेजरिंग एग्रीमेंट कब वहां नहीं माना जाएगा जहां सिर्फ एक ही पार्टी जीत सकती है, दूसरी पार्टी हमेशा हारेगी। तो सेक्शन 30 तक के वेजरिंग एग्रीमेंट को अब फीड कर लीजिए आई लव यू मॉडल पर। आई लव यू मॉडल में हमने आपको कहा कैपेसिटी टू पार्टी सेक्शन 11-12। सेक्शन 11 कहता है दोनों पार्टीज मेजर होनी चाहिए, कोई भी माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट वॉइड होगा। यहां जो आई लव यू का मॉडल है, यहां ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों बच्चे जो हैं वो मेजर हैं। सेक्शन 12 कहता है साउंड माइंड की बात है। साउंड माइंड किसे कहते हैं? साउंड माइंड कहने का मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, उसके आपके ऊपर क्या इफेक्ट आने वाले हैं, राइट और ड्यूटीज पे क्या असर आने वाला है, अगर आप ये समझने में सक्षम हैं तो आप साउंड माइंड के हैं। हाँ, अगर आप अनसाउंड माइंड हैं, कभी कभी साउंड माइंड हो जाते हैं, तो जब साउंड माइंड हो जाते हैं तब आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। और जनरली आप साउंड माइंड के रहते हैं, कभी कभी अनसाउंड हो जाते हैं, तो जब अनसाउंड हो जाएंगे उस समय एग्रीमेंट नहीं कर पाएंगे, ऐसा सेक्शन 12 का कहना है। सेक्शन 13 में आ जाइए, कंसेंट की बात। एक ने प्रपोज किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, कंसेंट है। अब अगर ये कंसेंट का मतलब उसकी जो सहमति ली गई है, ये डरा धमका के नहीं ली गई है सेक्शन 15 में। सेक्शन 16 में अनडू इन्फ्लुएंस नहीं है। अनडू इन्फ्लुएंस का बेसिक जो टेनेट है वो ये है कि दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं फिड्यूशरी ना हो। अगर फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप का अगर एक पार्टी ने फायदा उठाया है, सेक्शन 16 वहां अप्लाई करेगी। और ये सारा कंसेंट के ऊपर अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो इस तरह के एग्रीमेंट, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां वॉइडेबल होंगे और यहां वॉइड होंगे। सेक्शन 25 से 30 में वॉइड हो जाएंगे, जबकि यहां वॉइडेबल है। वॉइडेबल कहने का मतलब
एक पार्टी इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करा सकती है, दूसरी पार्टी एग्जीक्यूट नहीं करा पाएगी। ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर दूसरी पार्टी चाहे, जिसका कंसेंट कोएर्शन से लिया गया है, वो फॉरगिव कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लॉ इसमें कहीं भी सामने नहीं आएगा। अनडू इन्फ्लुएंस, यहां पर फिड्यूसरी रिलेशन की बात है। फ्रॉड किसे कहते हैं? जब आप ये जानते हैं कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो गलत है, जब आप ये जानते हैं कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो गलत है, उसके बाद भी उसे सही के रूप में रखते हैं, इसे फ्रॉड कहा जाता है। सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है आपको अपनी बात का विश्वास है, आपको यह लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो सही, लेकिन फैक्चुअली वो सही नहीं होता, उसे मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसका मतलब कि यहां डिसीट वाली बात एब्सेंट रहती है। अब यहां पर मिस्टेक सेक्शन 20 से 22 में बताई गई है। तो फ्री कंसेंट, जिस बच्चे ने उस बच्ची को कहा आई लव यू के लिए, उसकी अगर फ्री कंसेंट है, कोएर्शन में नहीं है, अनडू इन्फ्लुएंस नहीं है, फ्रॉड नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है और मिस्टेक नहीं है, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट के ऊपर। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन का क्या मतलब? सारे ऑब्जेक्ट लॉफुल हैं जब तक कि वो लॉ के अगेंस्ट में ना हो, जब तक कि वो लॉ के प्रोविजंस को ब्रीच करने वाले ना हो, जब तक कि वो फ्रॉडुलेंट ना हो, जब तक कि वो किसी भी पर्सन के शरीर या संपत्ति को इंजरी कॉज करने वाले ना हो, या जब तक कि कोर्ट की नजर में वो इमोरल ना हो या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना हो। तो ये सारे, अगर ये जो इंग्रेडिएंट 5 आपको बताए इसमें आपकी केस नहीं आती, तो मतलब आपके ऑब्जेक्ट लॉफुल हैं। और किसी को प्यार करना एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं। लॉफुल कंसिडरेशन भी डिस्कस इसी के साथ है, वो चाहे ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन, जो कि इन 5 कैटेगरी में नहीं आता, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन है। सेक्शन 24 एक स्पेसिफिक सिचुएशन की बात करता है कि जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं या एक से ज्यादा कंसिडरेशन है, उसमें से कुछ लॉफुल है, कुछ अनलॉफुल है, अगर दोनों सेपरेट किए जा सकते हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन आगे एग्जीक्यूट करेंगे, आगे चलेंगे, बाकी जो होगा, जो अनलॉफुल होगा, वो वहां से वॉइड कर जाएगा। अगर सेपरेबल नहीं है, पूरा का पूरा वॉइड कर जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाई लॉ। तो अगर सेक्शन 25 विदाउट कंसिडरेशन की बात है नहीं, यहां रिस्ट्रेंट ओवर मैरिज की बात नहीं है, रिस्ट्रेंट नहीं है मैरिज के ऊपर, तो वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं है। सेक्शन 27 में बिजनेस को रोकने वाला नहीं है, वो एग्रीमेंट भी वॉइड नहीं है। सेक्शन 28 लीगल रेमेडीज को लेने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा रही कि आप कोर्ट नहीं जाएंगे, आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनसर्टेनिटी है नहीं और वेजरिंग है नहीं। तो आप इस आई लव यू के जरिए सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 30 तक पूरे के पूरे प्रोविजंस को एक बार में, एक ही झटके में समझ सकते हैं। तो सेक्शन, अगर हम कहें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रपोजल से लेकर के पूरे कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए सिर्फ एक प्रोवर्ब आई लव यू का इस्तेमाल कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि वहां बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या क्या एसेंशियल्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 31 से लेकर के 36 डिस्कस करता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब है कि अगर फ्यूचर में किसी बात के होने और नहीं होने पर, अगर फ्यूचर में किसी बात के होने और नहीं होने पर आपका एग्रीमेंट डिपेंड करेगा, तो वो आएगा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सेक्शन नंबर 37 से जब आप 67 को लेके आएंगे और उसके साथ जोड़ दीजिए सेक्शन नंबर 73 से 75 तक, तो उसे कहा जाता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक चार्ट आपके सामने डिस्कस कर देता हूं, जिससे एक बार पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या इसको ऐसे लिख देते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिख के डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिख देते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा।
भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होगा? तो दो तरीके हैं कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने के। एक, जब पार्टीज परफॉर्म कर दें तो परफॉर्मेंस के जरिए, और दूसरा नॉन परफॉर्मेंस होगा। अब जब पार्टीज परफॉर्म करने की बारी आएंगी तो कई सवाल उठेंगे। कौन परफॉर्म करेगा? सेक्शन 37, 38 और 39 यहां आएगा। कौन परफॉर्म करेगा, इसको लेकर एक बात समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी किसी भी चीजों को लेकर किया जाए वो दो तरह की क्वालिटीज हो सकती हैं। एक प्रोफेशनल हो सकती है, दूसरी पर्सनल हो सकती है। अगर आपने टेबल कुर्सी खरीदने बेचने का एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो यहां पार्टीज जो हैं वो पूरा करेंगे एग्रीमेंट को, या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी पूरा करेंगे अगर वो नहीं है तो। अगर सारी पार्टीज नहीं है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उसके लिए लायबल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो क्वालिटी पर्सनल है, अगर आपका एग्रीमेंट किसी बंदे के साथ है कि वो आपके थिएटर में गाना गाएगा, अगर वो बीमार पड़ जाता है या एक्सपायर कर जाता है तो अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी जगह बाउंड नहीं होंगे, क्योंकि ये एक पर्सनल कैरेक्टर की बात है, ये एक पर्सनल क्वालिटी की बात है। हो सकता है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उससे अच्छा गाना गाता हो, उससे अच्छा वकील हो, उससे अच्छा डॉक्टर हो, उससे अच्छा टीचर हो, लेकिन उस बंदे के बराबर नहीं हो सकता। तो यहां ये डिपेंड करेगा कौन परफॉर्म करेगा। ये पहला प्रश्न आएगा जिसको जवाब देगा सेक्शन नंबर 37, 38 और 39। फिर इसके बाद उठेगी दूसरा जो प्रश्न उठेगा वो उठेगा कब परफॉर्म करेगा। कब परफॉर्म करेगा, इसमें आपका जो सेक्शन आएगा वो आएगा सेक्शन 46 से 48 और प्लस इसके साथ आएगा सेक्शन 55। फिर इसके बाद क्वेश्चन उठेगा कहां परफॉर्म करेगा, तो कहां परफॉर्म करने का जो आंसर आएगा वो आएगा सेक्शन नंबर 49 में। फिर प्रश्न उठेगा कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म करने का जो आंसर आएगा वो आएगा सेक्शन नंबर 50 से लेकर के 54 में, और इसके साथ जुड़ेगा 57 से लेकर 58 में। अब इसी के साथ एक और चीज यहां डिस्कस की जाएगी जिसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। अगर पैसा लिया दिया गया है तो उसे कैसे, अगर वो वापस करते हैं तो कैसे डिस्कस किया जाएगा, ये आएगा सेक्शन नंबर 59 से लेकर के सेक्शन नंबर 61 में। तो परफॉर्मेंस को देखेंगे तो परफॉर्मेंस में इतनी चीजें आपके सामने आएंगी। कौन परफॉर्म करेगा 37, 38, 39, कब परफॉर्म किया जाएगा 46 से 48 और 55, जो ये बताएगा कि कब टाइम एसेंशियल होगा किसी एग्रीमेंट का। कहां परफॉर्म किया जाएगा, जनरली होता यह है कि जहां पर प्रॉमिसर बोलेगा वहां पर परफॉर्म करना होगा। अगर फिक्स नहीं किया गया है तो फिर वो आपस में बातचीत करके फिक्स करेंगे। इस तरीके से सेक्शन 49 आएगा। कैसे परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करने का तरीका बताएगा सेक्शन 50 से लेकर 54 और उसके बाद 57 से लेकर 58। साथ में एक और चीज एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कई बार पैसे लिए हैं, अब वो पैसा वापस कर रहा है, कैसे एप्रोप्रिएट किया जाएगा, कैसे घटाएगा वो पैसे को, ये डिस्कस करेगा सेक्शन 59 से लेकर के सेक्शन 61। यहां नॉन परफॉर्मेंस की ओर जाएं, इसके पहले एक और तरीके की कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस कर देता हूं जिसका नाम है कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक मैंने आपके सामने रखा कि प्रपोजल आएगा, प्रपोजल पे एक्सेप्टेंस आएगी तो ये बनेगा प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ जुड़ेगा कंसिडरेशन तो बनेगा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के साथ आएगी इन्फोर्सिबिलिटी तो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कुछ ऐसी भी सर्कमस्टांसेस होंगी जहां प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें उतने एक्सप्रेस तरीके से दिखाई नहीं देंगी, लेकिन लॉ इंपोज करेगा, लॉ वहां पर एग्जीक्यूट कर देगा, लॉ अपनी ओर से प्रिज्यूम कर लेगा कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट है। और ऐसा है सेक्शन नंबर 68 से लेकर के सेक्शन नंबर 72 तक में। और इसे कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहा है एंसन ने। यहां 68 में देखेंगे तो अगर कोई आपके जरूरत के समय मदद करता है, आप उसे आपका एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, बशर्ते वो जरूरत के समय किया गया हो और वो चीज आपके लिए जरूरी हो। सेक्शन 69 कहता है कि जब पैसा देने के लिए कोई दूसरा आदमी बाउंड था, दूसरे आदमी ने वो पैसे का पेमेंट किया है, वहां सेक्शन 69 आएगा।
सेक्शन 70 कहता है कि जब एक बंदा, जब एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के लिए कोई सर्विस कर रहा है और वो सर्विस, वो सेवा फ्री नहीं है, तो उस व्यक्ति को राइट बनता है कि उसे जो उसका ड्यूज बनता है, जो उसका फीस बनती है, वो उसको दिलाई जाएगी। ऐसा सेक्शन 70 का कहना है। सेक्शन 71 डिस्कस करता है कि अगर आपको सड़क पे सामान पड़ा हुआ मिलता है तो क्या वो आपका है? जी नहीं, आप लायबल होंगे श्योरिटी के रूप में। और यहां पर अब आ जाएं, एक जो है वहां पर आप बिल्कुल लायबल होंगे सेक्शन 71 में। और सेक्शन 72 ये कहता है कि अगर किसी चीज का प्रदान, कोई भी टैक्स आदि आपने भूल के कारण या कपट के कारण कर दिया है, भूल या कपट से अगर किसी चीज का आदान प्रदान हुआ है तो उसे वापस कराए जाने का भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया गया सेक्शन 72 में। यह भी एक कोसाई कॉन्ट्रैक्ट है। अब आते हैं कि नॉन परफॉर्मेंस से कैसे डिस्चार्ज किया जाएगा। तो नॉन परफॉर्मेंस से जो डिस्चार्ज होगा वो, इस चार्ट को आप ऐसे देखिए कि नॉन परफॉर्मेंस कहां कहां आएगी। तो नॉन परफॉर्मेंस आएगी सबसे पहले बाय इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी की चीज को डिस्कस करेगा सेक्शन नंबर 56। सेक्शन नंबर 56 डिस्कस करेगा इम्पॉसिबिलिटी को लेकर के। यहां पर इम्पॉसिबिलिटी में जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो चीज बिल्कुल सही थी, बिल्कुल वैलिड थी, लेकिन बाद में कंडीशंस बदल गई, बाद में कुछ ऐसा सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है कि वहां उस चीज का पूरा किया जाना पॉसिबल नहीं है। तो सेक्शन 56 डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को डिस्कस करता नजर आएगा। इसके बाद आते हैं कि कभी कभी नॉन परफॉर्मेंस पार्टीज के कंसेंट से भी होती हैं। अब पार्टीज के कंसेंट से जो चीजें होंगी वो कैसे आएंगी? वो आएंगी या तो कॉन्ट्रैक्ट को नोवेट कर दिया जाए, नोवेशन, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाए तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। रिसीशन कर दिया जाए, CICION, रिसीशन कर दिया जाए। और तीसरा है अल्टरनेट कर लिया जाए, अगर उसके बदले में कोई और एग्रीमेंट, कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर दें तो यहां पार्टीज ही नॉन परफॉर्म कर रही हैं, यहां एक तरह से डिस्चार्ज हो जाएंगी। अब आते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यहां ध्यान दीजिएगा, यहां दो तरह की ब्रीच होती हैं। एक को कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच आपकी आती है सेक्शन नंबर 39 में। एंटीसिपेटरी ब्रीच किसे कहते हैं? यहां पर भी डिस्कस किया था 37, 38, 39, वही 39 यहां एंटीसिपेटरी ब्रीच के रूप में आ रही है। एंटीसिपेटरी ब्रीच कहने का मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्म करने के समय आए उसके पहले ही अगर एक पार्टी ये कह दे कि मैं अब इस एग्रीमेंट में परफॉर्म नहीं करूंगा, मैं इस एग्रीमेंट से पीछे हट रहा हूं, मैं अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं करने जा रहा, तो दूसरी पार्टी के पास दो रास्ते हैं। वो या तो इंतजार करे उस समय का जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, जब उस एग्रीमेंट के पूरा होने की बात है तब तक इंतजार करे। इंतजार करेंगे तो याद रखिएगा लॉ में जो सोता है वो खोता है, उस पार्टी का नुकसान होगा। और या तो वो इमीडिएट ये मान ले कि ब्रीच हो चुका है और वो डैमेजेस के लिए आगे प्रोसीड कर जाए, ये सेक्शन 39 कहेगा। दूसरी ओर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कितने डैमेजेस दिए जाएंगे, वो एक्चुअल ब्रीच है, कंस्ट्रक्टिव ब्रीच है, इन सारी चीजों को लेकर आएगा सेक्शन नंबर 73 से 75। और 75 में आएगा क्वांटम मेरियट का प्रिंसिपल। क्वांटम मेरियट के प्रिंसिपल को डिस्कस करेगा सेक्शन 75। इतनी सारी रूपरेखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंट्रोडक्शन में मैंने आपके सामने रखी। तो इस आई लव यू मॉडल का अगर आप एनालाइज करें, अगर आप इसके एनालिसिस देखें तो आई लव यू मॉडल कहने का मतलब दो बंदे होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए, दोनों पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए। कंपिटेंसी देखेंगे सेक्शन नंबर 11 और 12 में। शुरुआत कहां से होगी? प्रपोजल से। प्रपोजल पे आएगा एक्सेप्टेंस, मिलकर बनेगा प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ जुड़ेगा कंसिडरेशन, और प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिलकर के बनेंगे एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सिबिलिटी आके जुड़ जाएगी, बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो आई लव यू मॉडल इतना रहा। इस आई लव यू मॉडल के जरिए भी आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 1 से लेकर के
30 तक तो डायरेक्ट जा सकते हैं, 37 से लेकर के 67 भी उसमें फिट होते चले जाएंगे। इतनी बातें आपके सामने इंट्रोडक्शन के रूप में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए रखी। उम्मीद करता हूं ये मॉडल आपको पसंद आएगा, आपका प्यार मिलता रहेगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों से, अपने परिचितों को रेफर भी करें। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेक्चर सीरीज में शुरुआत करूंगा प्रपोजल के साथ। मंडे को यह लेक्चर आएगा और इसमें डिस्कस किया जाएगा प्रपोजल किसे कहते हैं, ऑफर किसे कहते हैं, इनविटेशन टू ऑफर के साथ क्या अंतर होता है, क्रॉस ऑफर किसे कहते हैं, काउंटर ऑफर किसे कहते हैं और ऑफर का रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।